नमस्कार, आप मैं शेर यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 2027 में जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारतीय वायुसेना की बहादुरी का अपमान, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना। हादसे पर भड़के सुरेंद्र राजपूत, बीजेपी सरकार को बताया जिम्मेदार। यूपी में हज यात्रियों से भरी फ्लाइट के पहिए से निकला धुआं, उठी चिंगारी, बड़ा हादसा होने से बचा। प्रशांत किशोर ने की अपील, कहा था कि अगली पीढ़ी को बिहारी कहकर गाली ना मिले। ईरान के जखीरे में अब भी तबाही का सामान, नेतन्याहू के टॉप सलाहकार की चौंकाने वाली चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने घोषणा की कि देश की अगली जनगणना साल 2027 में कराई जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। देश के अधिकांश हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात को आधार तारीख माना जाएगा। हालांकि ठंडे और बर्फीले वाले इलाकों में जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इन क्षेत्रों के लिए मौसम की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। और जब मैं कहता हूं कि भारत ग्लोबल लीडर बनने के कगार पर है, तब हमने वैश्विक स्तर पर भी सीडीआरआई के माध्यम से ढेर सारी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है और स्वीकृति भी प्राप्त की है। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान और पिछली कांग्रेस सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या हमने 1996, 1971 और नाथुला में जवाब नहीं दिया, हमने चीन को भी जवाब दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और पराक्रम का अपमान है। फिर गलत तथ्य, फिर गलत जानकारी, या तो इतिहास जानते नहीं या तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं। जवाब क्या 67 में नहीं दिया था, जवाब क्या 71 में नहीं दिया था, जवाब क्या नाथुला में नहीं दिया था, और चीन को दिया था जिसके सामने प्रधानमंत्री की नजरें झुक जाती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये किसी सरकार का दिन नहीं है, ये भारत की सेनाओं की आलोचना है, भारत की सेनाओं का अपमान है। अगर उनके शौर्य और पराक्रम का अपमान प्रधानमंत्री जी या आप या आपकी पार्टी करती है, तो मेहरबानी करके याद रखिए, इस देश के वीर जवानों ने जब देश की सीमा पर हमला हुआ है, पूरे शौर्य और पराक्रम के साथ माकूल जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन पर ईडी की छापेमारी और सील करने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन को ईडी ने जब्त कर लिया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं संभावित अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकारें बदलती रहती हैं, जिस तरह से ये किया जा रहा है वो गलत है। मैं भाजपा और आरएसएस को भी बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। अगर आज हमारा कार्यालय बंद हो रहा है तो कल ये आपका भी हो सकता है। कांग्रेस भवन को पहली बार सीज किया गया है।
बेहद दुर्भाग्यजनक है। राजनीतिक दल के कार्यालय को इस प्रकार से सील करना, अधिकारियों को से मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन इस प्रकार से जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है। और तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को भी मैं कहना चाहूँगा, ये प्रजातंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में सरकार भी बदलेगी। आज हमारे कार्यालय बंद कर रहे हैं, कल आपका भी कार्यालय बंद हो सकता है। दूसरा, ये कितनी बड़ी आप महाराष्ट्र में पुणे के मालवल तहसील में रविवार दोपहर को इंद्रायणी नदी पर बना 32 साल पुराना लोहे का पैदल पुल ढह गया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुल को पहले से ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह पर्यटकों की भीड़ को बताया गया है। उन्होंने मौके पर लगे चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज किया। इस वजह से पुल पर भीड़ बढ़ी और वो धराशायी हो गया। आया है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके ऊपर उपचार शुरू है। और इधर हम आगे में कुछ मिसिंग के कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन नदी के प्रवाह में कुछ है तो उसका सर्च कर रहे हैं। अभी सर्च ऑपरेशन वापस कभी स्टार्ट होने वाला है? सर्च की अभी करेंगे, क्योंकि मिसिंग ऐसा कोई कंप्लेंट हमारे पास तो अभी तक नहीं। कुछ ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो बताया नहीं जा रहा है, कितने लोग मिसिंग है, कितने लोग का नहीं, मिसिंग तो कोई नहीं है, डेट 4 है। और अभी वापस कुछ कंप्लेंट आया है कि हमारा? नहीं कोई कंप्लेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं, उनके पास एक विजन है, इसलिए भाजपा बाद में जब भी वो उसे व्यक्त करते हैं तो उनका अनुसरण करती है। जातीय जनगणना भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति की एक रिपोर्ट है। काश अमित शाह का बयान सिर्फ बयान बनकर ना रह जाए। पुणे पुल ढहने की घटना पर भी उन्होंने कहा है कि अब ये घटनाएं सिर्फ जांच का विषय नहीं है। सुरक्षा से समझौता करने के पीछे क्या कारण थे, इसमें सिर्फ तकनीकी पहलू नहीं बल्कि सुरक्षा उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता है, उनका एक विजन है, और यही एक कारण कि भारतीय जनता पार्टी उनकी विजनरी जो बातें आती हैं, चाहे पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर, उनको बाद में फॉलो करती है और अपनी पीठ थपथपाती है। आज भी कास्ट सेंसस एक पूरे भारत के लोगों के जो राजनीतिक ही नहीं, उसके आर्थिक, सामाजिक और तो मैं सांस्कृतिक भी कहूँगा, उन चीज़ों का एक आकलन है, एक्सरे रिपोर्ट है, जिनके माध्यम से उनको राष्ट्र के मुख्यधारा में न केवल लाना है वरन एक राष्ट्र की शक्ति को मजबूती बनाना है। लेकिन अमित शाह जी का बयान मैं समझता हूँ कि ये बयान ही ना रहे, उस पर इम्प्लीमेंट भी वो करें। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ, कल महाराष्ट्र में जो जिस प्रकार पुल ढह गया, अमरनाथ में श्रद्धालुओं की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई है, ये मैं समझता हूँ केवल ये जांच का विषय केवल नहीं है। आखिर सुरक्षा किन कारणों से हुआ, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं केवल टेक्निकल एंगल नहीं है, सुरक्षा कारणों को भी देखना है, और हर व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ सरकार को बहुत विस्तार से हर चीज़ों को देखनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, ये आपको केदारनाथ में 40 दिन में 5 दुर्घटना हुई, तो क्या एक इतने लोग व्यवसायी हो गए हैं, इतना कमर्शियल एंगल से सारी चीज़ों को देख रहे हैं क्या? तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पूरी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने हाल ही में अहमदाबाद और उत्तराखंड में हुए हादसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इन दुर्घटनाओं के पीछे सरकार की लापरवाही और व्यवस्था की नाकामी है। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता की सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जानलेवा हादसे हो रहे हैं। ये बेहद दर्दनाक हादसा है और हादसे की दर्दनाक तस्वीरें लगातार आ रही हैं। उन अभागे माँ बापों को, उन परिवारों को क्या कहिएगा जिनके डीएनए तक नहीं मिल रहे हैं, इस वक्त इतना समय लग रहा है। तो एक अभूतपूर्व दर्दनाक हादसा है ये। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक सेफ्टी कंसर्न भी है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने उस दिन के बाद क्या बोइंग विमानों की गहनता से जांच की? क्या उन बाकी बोइंग विमानों को पूरी तरीके से चेक किया? किन किन लोगों ने कहां कमियां थी? क्या कोई फ्लाइट जो डाटा रिकॉर्डर है, जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसका कुछ परीक्षण हुआ? हम सब लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है। और जिस तरीके से
अहमदाबाद के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ के श्रद्धालुओं को ले जाता हुआ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये सिविल एविएशन पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहा है। भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी को इन सारे मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन वो एड्रेस करने की जगह साइप्रस चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर होती है वहां पर या तो पर्यटकों की गलती होती है, या वहां पर जानवरों की गलती होती है, आम इंसानों की गलती होती है, कभी सरकार की गलती नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ये बताए आखिर नागरिकों की सुरक्षा किसके जिम्मे है। अगर वो पुल खराब हालत में था तो उसकी उस पर न जाने देने की सुरक्षा व्यवस्था किसको करनी थी? भाजपा को करनी थी या नेहरू जी आकर के करते? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सर पे कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। पापी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, जिन लोगों ने अपने पर्यटकों की, अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं की और एक ऐसे पुल पर जो सुरक्षित नहीं था वहां जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो इन लापरवाहियों के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो लोग इतनी निर्लज्जता से बातें करते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। आप बताइए, एक पुल है वो बह गया, उसमें 25-30 पर्यटक बह गए, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए कि सुरक्षा क्यों नहीं की, उस पुल पर जाने क्यों दिया गया। जातीय जनगणना पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि जातीय जनगणना की मांग सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उठाई थी। उनके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मांग को जारी रखा, चाहे 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव। हमारी पार्टी ने लगातार अपने घोषणा पत्र में जातीय जनगणना को एक प्रमुख वायदे के रूप में शामिल किया है। हमारा घोषणा पत्र हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हमारे 2012 के घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी पूरा किया गया। जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग अगर किसी ने किया है तो माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। यही नहीं, जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे 22 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव 24 में रहा हो, हमारी पार्टी ने जातीय जनगणना चुनाव का जो पार्टियां अपना पेश करती हैं, दस्तावेज कहिए या घोषणा पत्र कहिए, तो हमारी पार्टी के लिए चुनाव घोषणा पत्र तो उसी तरह से एक पवित्र दस्तावेज है, एक पवित्र ग्रंथ है, जिसको सरकार आने पर जो भी बातें चुनाव घोषणा पत्र में कही जाती हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाता है। 12 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में बात कही थी, सरकार आने के बाद 12 से 17 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज कहा है कि दुर्घटनाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है। दुख की बात है कि दुर्घटना हुई और इसमें कई लोग मारे गए। सरकार को मृतकों के परिजनों की मदद करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस दौरे पर उन्होंने कहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। आपकी विदेश नीति कहाँ है? आज हम कहाँ खड़े हैं? राष्ट्रीय जातीय जनगणना पर वो कहते हैं कि जातीय जनगणना के पीछे अगर मंशा पूरी होती है तो इसका कुछ महत्व है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। अब होनी चाहिए, क्या आप सोचते हैं इन घटनाओं पर? देखिए, दुर्घटना होना जो है वो किसी के हाथ में तो होता नहीं। दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है, और जिन लोगों की उसमें जान गई है वो उससे ज़्यादा दुखद है।
तो उनके परिवारों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मदद करनी चाहिए। अहमदाबाद, डाक और कच्छ की तरफ से हम लोग 100-200 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान जब चले गए थे तब तो कुछ किया नहीं, तब तो बटन दबा के रोक दिया। जब चले गए थे तब तो कुछ किया नहीं, अब क्या बेकार की बातें करते हैं। सर साइप्रस गए हुए हैं, वहाँ वो कह रहे हैं कि 6 दशकों बाद ऐसा हुआ है जब तीसरी बार कोई सरकार बनके चुन के आई हो, एक ही सरकार। इतने भरोसे के बावजूद विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। आपके ऊपर देश पूरा भरोसा कर रहा है, आपकी विदेश नीति कहाँ है? आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? सर कल गृह मंत्री ने रिव्यू मीटिंग की, नोटिफिकेशन आ सकता है, आप किस तरह से इसका? देखिए, कास्ट सेंसस जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा होगा तो उसके कोई मायने होंगे। अगर लीपापोती होनी है तो लीपापोती से कुछ नहीं होगा। रविवार की सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल सऊदी अरब के जेद्दा से आई फ्लाइट SV3112 की लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इस विमान में करीब 250 हज यात्री सवार थे। ये फ्लाइट सुबह 6:30 बजे लखनऊ पहुंची थी। जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, उसके एक पहिए से चिंगारी निकलती देखी गई। एयरपोर्ट स्टाफ ने तुरंत सतर्कता दिखाई और इमरजेंसी प्रक्रिया अपनाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लखनऊ में आपकी फ्लाइट किस समय उतरी और क्या माहौल था, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि टायर में कुछ आग लगने जैसी सूचना, धुआं उठा था। क्या लगा कि कुछ देर के लिए एक डर का माहौल है? कितने लोग वहां पे उसमें सवार थे? सर जो है उसमें करीब 284 लोग हाजी लोग सवार थे, बाकी स्टाफ के थे। और 6:30 बजे उसको लैंड करना था। आ भी गया था टाइम से अपने, और बिल्कुल पहुंचने वाला था, वहाँ लैंडिंग होनी थी। और अचानक से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, तो हम लोगों सारे लोगों के सर जो है आगे सीट में लड़ गए। कोई ऐसा नहीं जिसका जो है सर ना लड़ा। हम लोग फिर घबरा के हमने कहा क्या हो गया। फिर जो है मालूम हुआ कि फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। मालूम हुआ कि टायर से धुआं निकलने लगा, तो उन्होंने पाइप वाइप लगा के उसको जो है कंट्रोल किया। और जो है इसलिए हम लोग सब डर गए थे। हमने कहा भी जो है ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद जो है जब सब सही हो गया, 20 मिनट तक लगे करीब उसको जो है पाइप वाइप लगा के उसको धुआं हुआ जो है साहब उसको ठंडा किया जो है। और फिर जो है वो जहाज अपने उस पर प्लेटफार्म पे लगा। फिर हम लोग सब उतरे, जो है अपना जो है जो कागजी कार्रवाई पूरी होती है उसको करके फिर जो है अपने अपने घरों को सब लोग चले गए। ज़्यादातर उसमें बहराइच के लोग थे, फैजाबाद के भी थे, सीतापुर के भी थे, मतलब ये 3-4 जिलों के थे, कुछ ड्राइवरेली भी थे। आज इसमें इस तरह की थोड़ी देर के लिए क्या लगा, क्योंकि एकदम से ऐसा थोड़ी देर के लिए ऐसा क्या लगा आपको, जैसे क्योंकि एकदम से बहुत तेज आवाज आई, सर लड़ गया आपका सीट में आके जाके? हाँ, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बिल्कुल डर गए, घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कोई मतलब कोई हादसा हो जाए, आगे कोई चीज ऐसी आ गई कि जिससे जो है इसने जो है ब्रेक लगा दिया। फिर बाद में पता चला कि टायर से जो है धुआं हुआ निकल रहा उस पर जो है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहले एक आई, फिर 2 गाड़ियाँ आई, फिर उसको जो है पाइप वाइप लगा के जो है, अब इतना नीचे तो नहीं दिख रहा था वो क्या कर रहे, मतलब हम बैठे थे, हम हाल खिड़की के पास थे, देख रहे थे कि मतलब जो है तो गाड़ी दोनों गाड़ी हम देख रहे थे। स्टाफ के लोग आगे बड़ी अफरा तफरी भाग दौड़ करके जो है उसको जो है उन लोगों ने जो है उसको कंट्रोल किया। फिर उसके बाद जो है वो ड्राइवर अपने लेके गया। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेशी यात्राओं की बात करें तो निसंदेह उन्होंने ऐसे कई देशों की यात्राएं की हैं जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ज़्यादा तरजीह नहीं दी थी। साइप्रस जैसे देश आज कूटनीतिक तौर पर अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगर वैदेशिक दौरों की बात करें तो निसंदेह उन्होंने अनेक ऐसे देशों की यात्राएं की हैं जहां पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने उन देशों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी थी। साइप्रस जैसे देश आज वैश्विक कूटनीति में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और वहां उन्होंने भारत की जो विकास यात्रा है और साथ साथ जो पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 10 वर्ष के जो कार्यकाल और उसके बाद तीसरे कार्यकाल का जो ये 1 वर्ष है, अभूतपूर्व विकास की जो रफ्तार है वो देश ने देखी है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज डिजिटल लेन देन को लेकर के भारत पूरे विश्व के साथ खड़ा है और निसंदेह भारत में डिजिटल
लेन देन को काफी मजबूती के साथ प्रोत्साहन दिए जाने के बाद आज नकदी का कारोबार में काफी महत्व कम हुआ है और साथ साथ उन्होंने कई अन्य तथ्यों का भी जिक्र किया और निसंदेह इस यात्रा से भारत और साइप्रस के रिश्ते काफी घनिष्ठ होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी बिहार में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। पुरपुरी में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के दौरान आयोजित एक जनसभा में भाग लिया। इसमें उन्होंने बिहार की जनता से कहा कि इस बार किसी नेता के लिए वोट मत कीजिए, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। वोट नहीं मांगते हैं, गांव-गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों को एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? लोग कहता है सब सुनने के बाद ये भैया क्या करें, हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप एक नया दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। इसीलिए 2.5 बरस पैदल चले, अपना घर परिवार छोड़ के। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है जन। इसका नाम क्या है? इतना आदमी बैठा, आवाज नहीं निकला। नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? अभी आपको सिखाएंगे गरीबी से निकलने का मंत्र। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। लेकिन किसका राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, बिहार में आपके बच्चों का, जनता का राज होना चाहिए। जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहीं ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मिसाइली हमलों के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इजरायली आर्मी रेडियो से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तक माना जा सकता है कि ईरान के पास करीब 1500 से 2000 मिसाइलें हैं, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने आगाह किया है कि महज सैन्य कार्रवाई से ईरानी खतरे को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आज सुबह ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया है कि जब तक इजराइल मिट नहीं जाता, ऑपरेशन टू प्रॉमिस जारी रहेगा। ये बयान उस समय सामने आया है जब तेल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों में ईरानी मिसाइलें गिरी। IDF के मुताबिक मौजूदा संघर्ष की शुरुआत में ईरान के पास करीब 2000 मिसाइलें थीं। इनमें से कई रेंज और वॉरहेड्स वाली मिसाइलें शामिल हैं। इजराइल के हमलों में कुछ मिसाइल सिस्टम नष्ट हुए हैं, लेकिन ईरान की पूरी क्षमता अभी भी बाकी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप है। इसके अलावा शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप भी मौजूद है, जबकि 1 लाख लड़ाके कभी भी इजराइल से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। वहीं एक दूसरी तरफ ईरान की सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि तुम 1 मारोगे तो हम 100 मारेंगे। वहीं खबर है कि ईरान के टारगेट पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है, जिसे बनाने के लिए 1950 में फ्रांस के साथ इजराइल सरकार ने डील की थी। करार के तहत फ्रांस ने डिमोना एटमी सेंटर बनाने में मदद की थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।